नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत समिट में वक्फ को लेकर विपक्ष की राजनीति पर साधा निशाना। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। वेब्स प्लेटफॉर्म का किया जिक्र। कहा भारतीय आर्टिस्ट होंगे प्रोत्साहित, कंटेंट को ग्लोबल बनाने का करेगा काम। पीएम मोदी ने की भारत दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात। कहा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और भी अधिक मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री के साथ हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय पुर्तगाल के सफल दौरे के बाद स्लोवाकिया के लिए हुई रवाना। लिस्बन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो से की मुलाकात। पुर्तगाल की संसद का भी किया दौरा। लागू हुआ नया वक्फ कानून। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अमल में आए नए प्रावधान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने सड़क जाम कर पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। झड़प में कई पुलिस वाले घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को मिली बड़ी सफलता। 26 लाख के 4 इनामी सहित बीजापुर में 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट को संबोधित किया। पीएम ने वक्फ को लेकर विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। नई दिल्ली में न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि ये राजनीति विकास की राह में बहुत बड़ी चुनौती रही है। वक्फ कानून को लेकर विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इसके मूल में भी तुष्टीकरण ही है। पीएम ने कहा कि इस राजनीति का बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। पीएम ने सत्ता हित, राष्ट्र हित से ऊपर रखे जाने को देश के विभाजन का कारण बताया। पीएम ने कहा कि विभाजन का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, ये कुछ कट्टरपंथियों की सोच थी जिसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया। उनका लक्ष्य सत्ता का अकेले दावेदार बनना था। तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है आम मुसलमान को क्या मिला, गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाया। पीएम ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा 2013 में किए गए वक्फ कानून संशोधन को मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास बताया। पीएम ने कहा कि संविधान द्वारा दिखाए गए न्याय के रास्तों को ऐसा करके संकुचित किया गया। पीएम ने कहा कि इससे कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। धार्मिक स्थलों सहित कितनी ही भूमि विवादों में फंसा दी गई। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे।
जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। पीएम ने वक्फ पर हुई चर्चा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह देश के संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे विस्तृत चर्चा रही। पीएम ने कहा कि जेपीसी की 38 बैठकें, उनमें 128 घंटे चर्चा, देश भर से मिले लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव दिखाते हैं कि आज भारत में लोकतंत्र जन भागीदारी से और मजबूत हो रहा है। मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में युवाओं की अग्रणी भागीदारी का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार द्वारा 2025 के पहले 100 दिन में किए गए बड़े फैसले गिनाए। पीएम ने कहा कि इनसे देश की विकास यात्रा को नई गति मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वेव्स प्लेटफॉर्म की सराहना की। पीएम ने कहा कि अगले माह मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होगा। पीएम ने कहा कि इसको लेकर एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की जा रही है। पीएम ने कहा कि ये पहल भारतीय आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करेगी। एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले महीने मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये लगातार होते रहने वाला है। एक लंबी व्यवस्था खड़ी हो रही है। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ मूवीज, पॉडकास्ट, गेमिंग, म्यूजिक, एआर और वीआर की बहुत वाइब्रेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। मैं नेटवर्क 18 के साथियों से भी कहूंगा कि वो वेव्स के प्लेटफॉर्म को पॉपुलराइज करने के लिए आगे आए। यहां बड़ी संख्या में क्रिएटिव डोमेन्स में काम करने वाले युवा साथी हैं। कुछ लोगों से मेरे मिलने का मौका भी मिला। मैं उन्हें भी कहूंगा वो इस मूवमेंट को, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। वेव्स की लहर हर घर, हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यूएई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डेप्यूटी पीएम और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत दौरे पर हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। क्राउन प्रिंस की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है और उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। क्राउन प्रिंस कल मुंबई का दौरा भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्तों को और मजबूत करने के इरादे से भारत के दौरे पर पहुंचे दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डेप्यूटी पीएम और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने मंगलवार को दिन भर में तमाम मुलाकातें कर संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से बात की। मोहम्मद अल मखतूम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती की पुष्टि करती है।
और भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं क्राउन प्रिंस ने एक्स पर लिखा, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके खुशी हुई। हमारी बातचीत ने यूएई भारत संबंधों की मजबूती की पुष्टि की, जो विश्वास पर आधारित है, इतिहास द्वारा आकारित है और अवसरों, इनोवेशन और स्थायी समृद्धि से भरा भविष्य बनाने के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, बैठक सार्थक रही। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के लिए यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी बेहद प्राथमिकता में है। आने वाले वर्षों में हम रक्षा सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। भारत और यूएई दोनों क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के डेप्यूटी पीएम और रक्षा मंत्री महामहिम शेख हमदान मोहम्मद का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे व्यापक सहयोग और जीवंत संबंधों के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं की सराहना करता हूं। दुबई के क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है और उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। दिल्ली के बाद क्राउन प्रिंस मुंबई का दौरा करेंगे और दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बातचीत से भारत यूएई आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय पुर्तगाल के सफल दौरे के बाद स्लोवाकिया के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 9 से 10 अप्रैल को स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगी। उस दौरान वो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। इससे पहले पुर्तगाल दौरे के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति ने लिस्बन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रपति राधा कृष्ण मंदिर गईं और वहां पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा की। वो इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार और वाणिज्य, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए काफी अवसर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंपालीमौड फाउंडेशन का दौरा किया। चंपालीमौड फाउंडेशन एक निजी बायोमेडिकल अनुसंधान फाउंडेशन है, जहां भारतीय छात्र शोध करने जाते हैं। मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय शोधकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बातचीत की, जिसमें भारतीय शोधकर्ताओं ने बताया कि वो राष्ट्रपति से मिलकर काफ़ी खुश हैं और उन्हें अपने अनुभव उनके साथ साझा करने का अवसर मिला। राष्ट्रपति जी यहाँ पे आए और उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। हमने जो भी सवाल पूछे उन्होंने इतने अच्छे से हमें जवाब दिए और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। नारी शक्ति का उन्होंने जो यहाँ पे प्रदर्शन किया, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आगे जाके अपने देश को और अच्छा प्रस्तुत कर पाएँ। मैं यहाँ पे रिसर्चर हूँ IST टेक्निको लिस्बोआ में। तो रिसेंटली ये एक हमारा एक दुर्लभ
मतलब ये मोमेंट है, हम लोग को ये नहीं मिलता। तो एज ए केमिस्ट, मैं केमिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है ये हमारा जो बॉन्ड है इंडिया और पुर्तगाल का, ये बॉन्ड को बहुत स्ट्रेंथ करेगा। हमारे जो साइंटिफिक जो बॉन्ड है ये बेहतर होगा डे बाय डे, और हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस to be here, and also we are honored and we are privileged to be present here. मेरा यहाँ पे पोस्ट डॉक जो शोध है वो गणित विभाग में है। मैं फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करता हूँ और मैं भारत में यूपी उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला हूँ और मेरी पीएचडी IIT BHU वाराणसी से कंप्लीट हुई है। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, पुर्तगाल एक बहुत अच्छा देश है और मैंने यहाँ पे आके शोध कार्य के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे से मैं देखता हूँ कि एक अच्छा कोलैबोरेशन हम यहाँ पे पुर्तगाल के साथ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे INESC ID टेक्निको यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में शोध कार्य करता हूँ। आप पुर्तगाल आएँ और यहाँ पर शोध कार्य के लिए अपने अवसर तलाशें और यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई को, शोध कार्य को, PhD के वर्क को, मास्टर्स वर्क को अच्छे से करें भारत से और उसके बाद पुर्तगाल में आए। और आज हमें यहाँ पर माननीय प्रेसिडेंट जी से मिलने का मौका मिला, ये कि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं भारत में उत्तर प्रदेश राज्य से, जिला सहारनपुर से हूँ और मैं यहाँ पर स्टोकास्टिक एनालिसिस में शोध करता हूँ। और मैं यंगस्टर को यही सलाह देना चाहूँगा, वे अपना रिसर्च अच्छे से करें भारत में। और यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ आप जाना चाहें आप यहाँ पर उसको खोज कर सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई इस मुख्य अवसर का साक्षी बनके। हम माननीय राष्ट्रपति जी से यहाँ हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सभी को भारत माता की जय। मैं यहाँ पे बायोमेडिकल साइंस में PhD कर रही हूँ और मैंने प्रेसिडेंट को ये ओडिया में पूछा, लाइक आई वाज देयर इन ओडिशा फॉर 23 years। माय फादर वाज अ साइंटिस्ट एट IMMT। और उनका एंथुजियाज्म देख के मुझे बहुत ही खुश लगा कि लाइक शी अप्रिशिएटेड, एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट शी इज़ एनकरेजिंग द फीमेल्स टू कम फॉरवर्ड एंड गो हैंड इन हैंड विथ मेल एंड make India go forward in science and technologies. इससे पहले राष्ट्रपति ने पुर्तगाल की संसद का भी दौरा किया। इस दौरान पुर्तगाली संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को संसदीय प्रक्रिया की भी जानकारी दी। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। वो इस बात पर सहमत थे कि भारत और पुर्तगाल की संसदों के बीच नियमित आदान प्रदान से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पुर्तगाल यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पुर्तगाल ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन जताया है। राष्ट्रपति ने इसके लिए पुर्तगाल नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। The partnership is also strongly growing in several areas, including trade, investment, technology, and talent mobility. Some of the areas, for instance, of our cooperation include renewable energy, digital technology, education and research, and healthcare. The India-Portugal partnership also contributes very strongly to the India-EU strategic partnership. During the visit, the Portuguese leadership reiterated their support for the permanent membership of India at the UN Security Council, and the President expressed our deep appreciation and thanked the Portuguese leader. राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा में गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान दोनों राष्ट्रपतियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। The state visit of Rashtrapati ji began with a ceremonial welcome, where she inspected the Guard of Honor and received a ceremonial gun salute, which was accorded to her. The ceremony was hosted in the city square, Praça de Imperio. The discussions at the Blay Palace between the two presidents commenced with a tete-a-tete, which was followed by delegation-level talks. The two leaders also jointly released stamps, postage stamps, which commemorate
the 50 years of diplomatic relations. वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। संसद के दोनों सदनों से बीते सत्र में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। शोधित वक्फ कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और अब इसे अमल में लाया गया है। संसद के दोनों सदनों से बीते सत्र में विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। संसद से पारित होने से पहले इससे जुड़ा बिल जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी के सुझावों के बाद बिल संसद के दोनों सदनों में रखा गया था। दोनों सदनों में 13 घंटे से अधिक चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन के विरोध में मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में आग भी लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जहां 66% मुसलमान हैं, इसलिए यहां वक्फ संशोधन बिल का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हिंसा को रोकने गई पुलिस पर ही उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमला कर उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों ने जमकर तांडव मचाया। उपद्रवियों के द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता शिक्षक भर्ती घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उपद्रवियों से ऐसी घटनाएं करवा रही हैं। सीएए आंदोलन के दौरान भी ममता बनर्जी ने इस तरह की घटनाएं करवाई थी। बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। पंजाब में ग्रेनेड हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जालंधर शहर का है, जहां भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है, तो बीजेपी लगातार होती ऐसी घटनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। बीते करीब 5 महीनों में 16 ग्रेनेड हमलों के बाद भगवंत मान सरकार कानून व्यवस्था पर कमजोर नजर आ रही है। ग्रेनेड हमले से फिर दहला पंजाब। 5 महीने में 16 ग्रेनेड हमले, कानून व्यवस्था पर फंसी पंजाब सरकार। सोमवार की रात को पंजाब का जालंधर शहर धमाके से दहल उठा। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास के बाहर धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें ई रिक्शा में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद इलाके में पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी, और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी। और इसमें जो बीकेआई के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं, उनको भी प्रोब किया जा रहा है। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से उनकी नींद खुल गई। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भाजपा नेता मनोरंजन कालिया से मुलाकात की और कहा कि पंजाब में आतंक का माहौल है। लगभग लगता है कि भाई 1-1.5 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है। जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया। एक ई रिक्शा आता है
और सीधा ग्रेनेड फेंकता है और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रोज पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं। भाजपा नेता के घर में हमले पर राजनीति भी गर्मा गई है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रहे हैं एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। पंजाब में जो अमन कानून की स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। ये सारी चीजें आप इकट्ठी करके देखोगे तो एक बड़ी साजिश जो है वो पंजाब को फिर उसी दिशा में धकेलने की कोशिश कर रही है जिससे पंजाब बड़ी मुश्किल से निकला था। पंजाब में बीते कुछ समय से ग्रेनेड अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। पंजाब में 24 नवंबर 2024 को थाने के बाहर पहला ग्रेनेड अटैक हुआ था। नवंबर 2024 में जहां 2 ग्रेनेड की घटनाएं हुईं, वहीं दिसंबर 2024 में 6, जनवरी 2025 में 3, फरवरी में 2, मार्च में 3 और अप्रैल में अब तक ग्रेनेड अटैक के 2 मामले सामने आई हैं। पंजाब में पिछले 5 महीने में 16 ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। इससे समझ में आता है कि पंजाब दुश्मनों का कितना सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। पंजाब से गुरमीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। उसके बाद टीएमसी के नेताओं की आपसी लड़ाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। टीएमसी सांसदों कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद और महुआ मोइत्रा के बीच हुई आपसी विवाद का वीडियो आज बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर जारी किया तो पार्टी के अंदर मची खींचतान सतह पर आ गई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के 2 सांसदों कल्याण बनर्जी और कीर्ति आज़ाद के बीच चल रही लड़ाई अब सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 4 अप्रैल को टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था। इस दौरान दोनों सांसदों की आपसी बहस इतनी बढ़ गई कि मामला ममता बनर्जी तक जा पहुंचा। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्टी नेताओं का ये झगड़ा पार्टी के आंतरिक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हुआ, जिसकी बातचीत भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने टीएमसी सांसदों के इस आपसी झगड़े का वीडियो जारी किया है। সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। बीजेपी के शेयर किए गए चैट में कल्याण बनर्जी ने टीएमसी की एक महिला सांसद को इंटरनेशनल लेडी कहकर तंज कसा है, तो इसके जवाब में कीर्ति आज़ाद ने कल्याण बनर्जी को कुछ कहा, जिसके बाद कल्याण ने कीर्ति आज़ाद को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद 4 अप्रैल को चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के दिन ये आपसी झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें वहां मौजूद पुलिस को बीच बचाव कराना पड़ा। इस पूरे मामले पर टीएमसी पार्टी 2 धड़ों में बटी नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप के पद से हटाने की मांग की है। I feel that Kalyan should be removed from his post of chief whip of the parliamentary party immediately, but I leave it to Mamata Banerjee's judgment. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि पार्टी में एकता की कमी है। कल्याण बनर्जी ने महिला सांसद को अपमानित करने की कोशिश की है। बीजेपी ने कहा कि ये पार्टी की अंदरूनी राजनीति को उजागर कर रहा है। महिला एमपी को भी नहीं छोड़ा है और ऐसे करके बात कर रहे हैं, एक सीनियर एमपी और दूसरा सीनियर एमपी को लेकर बात कर रहे हैं। तो चारों लोगों का अंदर मतलब एक हम लोग तो देखा है कि एक सीनियर एमपी ने एक एमपी का ऐसा पोल खुल रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना को स्वीकार किया है और कहा कि जब वो और पार्टी के अन्य सांसद चुनाव आयोग मुख्यालय में पार्टी का ज्ञापन देने गए थे तो तकरार हुई थी।
उन्होंने इसका दोष महिला सांसद पर मढ़ा। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने इस झगड़े पर नाराजगी जाहिर की है और सभी को शांत रहने को कहा है। ममता बनर्जी और टीएमसी पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह घिरे हुए हैं और कई अन्य मामलों पर भी ममता सरकार की साख पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब पार्टी के अंदर उठ रहे आपसी झगड़ों को पार्टी पर कमजोर होती ममता की पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे पर राज्य के सुरक्षा हालात को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों से हालात के बारे में जानकारी हासिल की। विकास परियोजनाओं की बैठक में शाह ने कहा कि मोदी सरकार एक विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों से विकास और कल्याणकारी पहलों से प्रत्येक नागरिक के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हो रही है और जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इससे पहले अमित शाह ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। अमित शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत को मंगलवार को झटका लगा है। 3 बड़े संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के संविधान में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे 3 और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। ये घाटी के लोगों में भारत के संविधान के प्रति विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन है। मोदी जी का एकजुट और शक्तिशाली भारत का सपना आज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब तक 11 ऐसे संगठनों ने अलगाववाद को त्याग दिया है और इसके लिए अटूट समर्थन की घोषणा की है। इससे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 संगठनों जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। सोमवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचने के बाद अमित शाह ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित हुमहामा इलाके का दौरा किया था। यहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी शहीद हुमायूं भट्ट के परिवार से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी उन्मूलन अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के समक्ष 26 लाख के इनामी 4 माओवादियों सहित कुल 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से अब तक जिले में 179 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 172 को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग मुठभेड़ों में 83 माओवादी मारे भी गए हैं। मुख्यधारा में लौटे सभी माओवादियों को राज्य सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। 22 माओवादी, जिनमें से 4 इनामी माओवादी हैं, 26 लाख के, जिनमें से बटालियन नंबर 1 के तहत तेलंगाना स्टेट कमेटी अंतर्गत सीआरपी नंबर कंपनी नंबर 2 के सदस्य, उसके अलावा 2 एसीएम रैंक के कुल 26 लाख के इनामी 4 माओवादी सहित कुल 22 माओवादी ने आज आत्मसमर्पण किया है। समर्पण करने वालों में इनके अलावा जो मिलिशिया डिप्टी कमांडर रैंक है, मिलिशिया सदस्य है, केएमएस उपाध्यक्ष है, मिलिशिया प्लाटून डिप्टी कमांडर है, उसके अलावा पदेड़ा, कोत्तागुड़ा, गलगम, इन जो गांव के जो आरपीसी सदस्य हैं, इन सभी ने आत्मसमर्पण किया है। जैसे वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की जो नई नीति लागू हुई है, उसके अलावा शासन की जो नियत निलंबन जो स्कीम चल रही है, योजना चल रही है, इन सब से प्रभावित होकर साथ ही जो अभी ऑपरेशन जो चल रहे हैं, इन सब के दबाव के कारण से इन सब माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। अब तक संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने थाने बुलाकर पूछताछ की। इस दौरान हिंसा से जुड़े दर्जनों सवाल उनसे पूछे गए।
पिछले दिनों बर्क के घर पूछताछ के लिए पुलिस टीम पहुंची थी। सांसद के मौजूद नहीं होने पर नोटिस घर पर मौजूद लोगों को रिसीव कराया गया। नोटिस के बाद ही सुबह 11 बजे सांसद बर्क नखासा कोतवाली पहुंचे। जैसा कि नोटिस दिया था BNSS का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद करने का निर्णय लिया गया है। ASI ने इसकी पहचान स्पष्ट करने के लिए नया नीले रंग का बोर्ड तैयार किया है। बोर्ड पर लिखा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद संभल। ये बोर्ड वर्तमान में मस्जिद के पास बनी पुलिस चौकी में रखा गया है। ये बोर्ड जल्द ही मस्जिद परिसर के बाहर लगाया जाएगा। ASI के अधिवक्ता विष्णु शर्मा ने बताया कि ASI संरक्षित जितनी भी इमारतें होती हैं उसके बाहर बोर्ड लगे होते हैं। इस तरह के बोर्ड ASI द्वारा अपनी इमारतों पर लगाए जाते हैं। देखिए, जामा मस्जिद जो ये है इमारत, ये ASI संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी ASI संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर ASI संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है। ऐसे ये भी बोर्ड लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नया काम होगा। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारत में 2 लाख करोड़ स्मार्टफोन उत्पादन के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पिछले 10 वर्षों में 5 गुना की बढ़ोतरी इसमें हुई है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ा है। भारत में मोबाइल के सभी सूक्ष्म कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो रही है। Smartphone exports crossed a new record of 2 lakh crore. 2 lakh crore. With this, it is among the top exported goods out of India. This is 54% growth over the previous fiscal FY 23-24. iPhone exports alone are worth about 1.5 lakh crore. 1.5 lakh crore. So electronics exports basically has grown 5 times, and the electronics production and electronics exports has grown more than 6 times in the last 10 years. That is the pace at which industry is growing. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर 400 प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों की जरूरी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। The components manufacturers and the diversity of the manufacturing ecosystem in the country has substantially increased. More than about 400 production units are there, small and big, which manufacture a variety of components. What we are announcing today is basically a horizontal scheme in the sense that electronics components which will be supported under this scheme will go into consumer electronics, medical electronics, power electronics, automobiles, in electrical grids, in practically every component it will go. प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है। एसडीएम के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटियों ने आज से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निरीक्षण और जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का हो रहा है तबातोड़ निरीक्षण। एसडीएम के नेतृत्व में बनी कमेटी। प्राइवेट स्कूलों से पूछे जा रहे हैं 18 सवाल। फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार सख्त। देश की राजधानी दिल्ली के 1677 स्कूलों में तबातोड़ निरीक्षण शुरू हो गया है। इन स्कूलों में एसडीएम के नेतृत्व में कमेटियां निरीक्षण और जांच कर रही हैं। सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही लगभग कमेटी तैयार कर ली गई थी और मंगलवार को इन कमेटियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण कर जांच की। दिल्ली में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी की थी, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह सख्त है। अब स्कूलों से 18 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगले 9 दिनों के भीतर दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस की जानकारी भी साझा की जाएगी। दिल्ली के 1677 स्कूलों में एसडीएम के नेतृत्व में निरीक्षण चल रहा है। किस तरह की है ये जांच, बात करते हैं। हमारे साथ एसडीएम प्रीति विहार संदीप यादव जी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज बनाई हैं और डीएससीए और 1973-50 का है 5 का, उसके अकॉर्डिंगली डीडी है उस टीम में और प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंट ऑफिसर्स हैं और एसडीएम्स उनको हेड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं जाके उनका अकाउंट स्कूल बढ़ा रहा है, फीस परमिशन ले रहा है नहीं ले रहा है, बच्चों को क्या कमियां हैं ईडब्ल्यूएस सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में, ठीक है ना। उनको बुक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बाहर से खरीदने के लिए परमिट करते हैं, यहीं से दबाव देते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म का है। तो जो भी चीज़ें हैं सरकार का यही कहना है कि सब नॉर्म्स में काम कीजिए। अगर कोई इसमें कमियां मिलती है तो विल सबमिट द रिपोर्ट और देखेगी सरकार। 18 सवालों का भी जवाब मांगा जा रहा है। हाँ, वो एक परफॉर्मेट है, उसमें क्वेश्चंस हैं और वो दे रहा है स्कूल। जो नहीं दे पाएगा दे विल फेस एक्शन। जिन स्कूलों ने 2024 और 25 तक फीस बढ़ाई है, उनके ऑडिट रिकॉर्ड को जांच कर मंगवाया गया है, जिसकी जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से केवल 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया है, जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का प्रतिवर्ष ऑडिट करवाना जरूरी है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार नकेल कसती नजर आ रही है। एसडीएम के नेतृत्व में कमेटियां बनाई गई हैं जो दिल्ली के 1677 स्कूलों की जांच में जुटी हुई है। साथ ही इन स्कूलों को बताया जा रहा है कि 1973 के एक्ट के तहत इनको पालन करना होगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी रतन मोहिनी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा कि दादी रतन मोहिनी जी के निधन के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वो ब्रह्म कुमारी संस्था का एक प्रकाश स्तंभ थीं। इस संस्थान ने मेरी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दादी रतन मोहिनी जी ने अपनी शिक्षाओं और कार्यों से अनगिनत लोगों की सोच और जीवन को संवारा। सेवा, सद्भाव, शांति और परोपकार के संदेश का प्रसार उन्होंने आजीवन किया। उनकी शिक्षाएं लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर चलने और जन कल्याण कार्यों के लिए प्रेरित करती रहेंगी। मैं पूरे विश्व में विद्यमान ब्रह्म कुमारी परिवार के सभी सदस्यों एवं इस संस्था के शुभचिंतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रह्म कुमारीज की प्रतिष्ठित आध्यात्मिक हस्ती दादी रतन मोहिनी जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि उन्हें प्रकाश, ज्ञान और करुणा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। पीएम ने ब्रह्म कुमारीज के वैश्विक आंदोलन के उनके उत्कृष्ट नेतृत्व की भी सराहना की। पीएम ने उनके साथ अपनी मुलाकात को याद किया। पीएम ने कहा कि उनका जीवन और शिक्षाएं ऐसे सभी लोगों को राह दिखाती रहेंगी जो शांति और हमारे समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। अप्रैल का महीना है, लेकिन सूरज की गर्मी ऐसा एहसास करा रही है जैसे जून जुलाई पहले ही आ गया हो। दिल्ली सहित उत्तर और पश्चिम भारत में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए हीट अलर्ट जारी किया है। अप्रैल माह की शुरुआत में ही देश के कई राज्यों में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है।
पारा चढ़ता ही जा रहा है और मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर और पश्चिम भारत में लू चलने की आशंका जताई है और अलर्ट भी जारी किया है, ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रखें। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। दिल्ली में जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं गुजरात और राजस्थान में हीट वेव के कारण रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली एनसीआर का भी हमारा 2 दिन के लिए ही वार्निंग है, येलो अलर्ट दे रखा है आज और कल। इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा अब नॉर्मल हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनरली अगर आप राजस्थान की बात करें, वहाँ जैसे बाड़मेर है जो टेम्परेचर 45.6 तक पहुँचा हुआ है। एनसीआर दिल्ली के क्या है, इस समय नॉर्मल कम है, अप्रैल का महीना है, उसको देखते हुए जहाँ टेम्परेचर अगर 40 डिग्री भी क्रॉस करता है तो हीट वेव कंडीशन बन जाता है। वैसा ही यहाँ टेम्परेचर 40 और 41 के साथ ही रहने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है, यानी कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी राजस्थान में अगले 3-4 दिन जारी रहेगा। इस बार अप्रैल के महीने में ही मई के महीने जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी है। बढ़ते तापमान से लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। मौसम को लेकर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अलग अलग अलर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट शामिल होते हैं। रेड अलर्ट को सबसे गंभीर अलर्ट माना जाता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि मौसम के खराब होने की आशंका बहुत ज्यादा है, लोगों को जान का खतरा हो सकता है। रेड अलर्ट तब जारी होता है जब तापमान के 45 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका होती है या फिर गंभीर हीट वेव की आशंका होती है। वहीं ऑरेंज अलर्ट दूसरे स्तर का अलर्ट होता है। इसके लिए आशंका व्यक्त की जाती है कि मौसम खराब हो सकता है। ये अलर्ट तब जारी किया जाता है जब तापमान 43 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका होती है। येलो अलर्ट को मौसम के खतरे की पहली चेतावनी माना जाता है। इसका मतलब है कि हालात बिगड़ सकते हैं। तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। धूप और तेज गर्मी के कारण लोगों को लू लगने का खतरा ज्यादा बना रहता है। ऐसे में सेहत बनाए रखने के लिए गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीनी चाहिए, समय समय पर ORS का घोल पीते रहना चाहिए। सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था और तेज लू ने हालात को और ख़राब कर दिया। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की DD न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने। दिल्ली में मई जून के मौसम जैसी गर्मी अभी अप्रैल के महीने में महसूस हो रही है। लोग जैसे ही सुबह के बाद निकलते हैं ऑफिस के टाइम पे तो उन्हें महसूस होता है कि जैसे लू हो चल रही हो, जैसे मई जून का महीना चल रहा हो। कब तक ये माहौल रहने वाला है, किस तरीके का मौसम, क्या हमें अभी से पूरे अप्रैल यही सब कुछ झेलना होगा, इन सभी तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं। DD न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, 2022 के बाद अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी या टेम्परेचर सामान्य से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कब तक ये चलने वाला है? देखिए, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, पिछले 1 हफ्ते से बात करें, जनरली गुजरात स्टेट में ऑलमोस्ट 1 वीक से ही हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, जिसके लिए हमारा सौराष्ट्र कच्छ के लिए रेड अलर्ट था, अभी भी है। आप देख सकते हैं जहाँ पे सिमिलरली राजस्थान के लिए, वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा पिछले 2 दिनों से रेड अलर्ट था। आज हमारा पूरा राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट MP में भी हमारा हीट वेव वार्निंग है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है जो दिल्ली NCR या साथ ही साथ चाहे गुजरात या राजस्थान में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए? जो एल्डरली लोग हैं उनको हाई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जनरली नेचुरली जब धूप है दिन के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए।
है तो अम्ब्रेला लेकर निकलना चाहिए और लाइट कपड़े पहनने चाहिए एंड फ्लूइड का इनटेक जितना हो ज़्यादा होना चाहिए। ये एडवाइजरीज हम जो एनडीए में गाइडलाइन के हिसाब से साथ में अटैच करते हैं। जैसा कि डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि मौसम में गर्माहट ज़रूर है और हीट वेव चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से ही मौसम में तब्दीली होना शुरू हो जाएगी। और बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो 11 तारीख के लिए अच्छी खबर है कि बूंदाबांदी होने की संभावना है। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर नई दिल्ली में राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में देश भर के करीब 600 छात्र शामिल हुए और उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स और मॉडल को प्रदर्शित किया। चंडीगढ़ के केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 की छात्रा सुहासिनी ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन, जिसे फ्लाइंग ट्रेन भी कहा जाता है, इसका एक मॉडल तैयार किया है। कक्षा 7 में पढ़ने वाली सुहासिनी का सपना है कि इस ट्रेन के जरिए आने वाले समय में दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी महज आधे घंटे में तय की जा सके। असली मैग्लेव ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है, वहाँ पे साइड रेल्स में भी मैग्नेट्स लगे रहते हैं, तो साइड रेल्स के मैग्नेट्स कंटिन्यूसली अपने पोलैरिटीज चेंज करते रहते हैं जिससे कि ट्रेन आगे बढ़ती है। पर हमने इसके लिए एक फैन लगाया है प्रोपल्शन के लिए। अगर सोचिए आप चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कोई जाता है, अगर उसकी फैमिली चंडीगढ़ में और उनको दिल्ली डेली काम के लिए जाना है तो फिर वो डेली आप जा पाएंगे, आधे घंटे में इधर से उधर हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय कानपुर के छात्र प्रथम ने अंडरपास में पानी भरने और इस वजह से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक मॉडल विकसित किया है, जो आपदा प्रबंधन की दिशा में काम कर रही एजेंसियों के लिए कारगर साबित हो सकता है। जैसे पानी भरेगा तो इसको 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पे जैसे ही आएगा ये, वैसे हाई वाटर अलार्म जाएगा और ये 2 सेकंड बाद इस पर एक मैसेज आएगा, अलर्ट मैसेज आने लगा तुरंत। और अगर ये मैसेज मिस भी हो जाता है तो 2 से 3 सेकंड बाद एक कॉल आएगा जो कि नगर निगम के लिए होगा। ये कॉल आ गया। प्रथम और सुहासिनी जैसे करीब 600 छात्र इकट्ठा हुए दिल्ली स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट में, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। मौका था केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 52वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का, जिसमें देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। इसकी 7 थीम्स हैं। उन 7 थीमों पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे चुने जाते हैं रीजनल लेवल पे। वो सभी यहाँ पर आए, करीब 650 बच्चे हैं, 577 टू बी प्रिसाइज। और ये सभी पूरे इंडिया से यहाँ पर आए हैं, अपने अपने रीजनल ऑफिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सभी ने अपने अपने 7 थीम्स पे काम किया है और वो यहाँ पर उन्हें डिस्प्ले किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 संभागों के छात्रों ने स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और संचार, प्राकृतिक खेती, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और गणितीय मॉडलिंग जैसे कुल 7 थीम पर अपने प्रोजेक्ट्स और मॉडल को प्रदर्शित किया। छात्रों द्वारा विकसित की गई ये नई तकनीकें रोजमर्रा की समस्याओं को दूर कर आने वाले समय में जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित होंगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मुंबई में होने वाला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स पहला वैश्विक मंच है जो भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वेव समिट के तहत आयोजन हो रहा है विवेक्स का, जो एक वेब एक्सेलरेटर है जिसके जरिए स्टार्टअप्स को वेब समिट में निवेशकों को अपने आइडियाज पिच करने का मौका मिल रहा है। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेवेक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवेक्स लाइव वेव समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए।
हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं हमारे, प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवेक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, वीएफएक्स है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन। इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं लाइव पिच सेशंस, जहाँ हर स्टार्टअप को मिलते हैं कुछ ही मिनट्स अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट साइज और टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए, और सामने होते हैं इंडस्ट्री के सबसे टॉप इन्वेस्टर्स। Program where under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries. We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there, and this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, you know, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they will be there, and they are at the topmost end of, you know, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. वेवेक्स लाइव में सिर्फ फंडिंग नहीं, मिलती है मेंटोरशिप, वो भी देश के टॉप सीईओज, वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स से। नेटवर्किंग लाउंज, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशन, यहाँ हर कोना है अफसरों से भरा हुआ। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। विजिबिलिटी, मेंटोरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज़ को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। वेव एक्स इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है, और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये एआई ड्रिवन हो जाएंगे, और एआई आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। वेवेक्स लाइव एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स भविष्य की मीडिया इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन मैप का अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटोरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।